सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो आज के इस खास वीडियो में हम लोग देखेंगे प्री कॉम्प्रिहेंशन बैच में कि पैसेज में जो ग्रामर या वोकेबलरी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनको हमें किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। खास करके अगर हम बात करते हैं एडिक्विटी पैटर्न की, यानी कि 2025 के जितने भी एसएससी एग्जाम्स हुए थे उसमें एक ट्रेंड देखने को मिला कि क्लोज टेस्ट की जगह पे पैसेज आया प्री में ही, और उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए जो कि पूरी तरीके से या तो ग्रामर से रिलेटेड थे और या फिर पूरे तरीके से वोकेबलरी से रिलेटेड थे। आज के इस वीडियो में जिस लेवल की चीजें हम जानेंगे वो एसएससी से एक स्टेप ऊपर की हैं। खास करके वोकेबलरी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हम ये जानेंगे कि जो लेवल एसएससी पूछता है उससे भी एक स्टेप ऊपर तक अगर पूछा जाए तो हम किस तरीके से उनको टैकल करें। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत हेल्पफुल वीडियो है, बहुत ही जबरदस्त कंटेंट आपको इसमें मिलने वाला है। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। सबसे पहले ना जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जितने भी, वो हम सीधे क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमें जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी आपको डायरेक्टली समझने हैं, बेसिकली अगर जितने भी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपको देखो नीड पड़ेगी कहीं ना कहीं ग्रामर की, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ना ग्रामर की मेरे भाई, तो जैसे ही आप हमारे चैनल पे वीडियोस के सेक्शन में जाते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगी जिस वीडियो का नाम है 101 रूल्स में ग्रामर खत्म। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो ना तो लिटरली आपकी काफी हेल्प हो जाएगी ग्रामर में। तो ग्रामर के लिए ये डेडिकेटेड आपकी वीडियो है, इसको देख लें, इससे आपके रूल्स क्लियर होंगे। लेकिन मेरे भाई सबसे ज्यादा जो नीड आती है ना बच्चे को, सबसे ज्यादा ज्यादा जो दिक्कत आती है कहीं ना कहीं, वो आती है बच्चे को जो क्वेश्चंस आते हैं ना पैसेज में, वो आते हैं एक शब्द दे दिया उसका पूछ लेंगे कि ये क्या है, कोई फ्रेज को अंडरलाइन कर दिया पूछ लेंगे ये कौन सा फ्रेज है, या किसी क्लॉज को अंडरलाइन कर दिया पूछ लेंगे ये कौन सा क्लॉज है। तो जब आप अपने इस चैनल पे पॉपुलर वीडियोज में जाते हो तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर वीडियो है वो है आपकी ये वाली बेसिक्स ऑफ इंग्लिश 2.0। अगर ये वाली वीडियो आप कंप्लीटली देख लेंगे ना तो कोई भी सेंटेंस आपको किस तरीके से ब्रेक करना है, किस तरीके से उस सेंटेंस में बेसिकली वर्ड्स को पहचानना है, क्लॉजेस को पहचानना है, फ्रेजेस को पहचानना है, किस चीज का क्या फंक्शन है और किस कॉन्टेक्स्ट में वहां पे यूज हुई है, उसके लिए काफी हेल्पफुल है, इसको देख लेना। बाकी अब बात आती है वोकेबलरी वाले, तो देखो कुछ कुछ पॉइंटर्स हमने बनाए हैं, इन पॉइंटर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सामान्यतः क्या होता है कि जो मीनिंग होता है ना वो वही होता है जो कि डिक्शनरी मीनिंग होता है ना उसी के सिमिलर होता है, यानी कि कुछ अलग मीनिंग नहीं पूछा जाता है। जो मीनिंग किसी शब्द का पैसेज में है सामान्यतः वही होता है जो डिक्शनरी वाला है। लेकिन यहां पे मैंने क्या लिखा है, मोस्टली, यानी कि समटाइम्स ऐसा हो सकता है अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंस डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी जनरली नो। कई बार एक शब्द को इस सेंस में यूज किया जाता है जो कि अलग होता है उस सेंस से जिस सेंस में जनरली हम उसको देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए कि कोई शब्द उस सेंस में प्रयोग नहीं करा गया है जिस सेंस में जनरली हम उसको जानते हैं, तो फिर उसका मीनिंग समझने के लिए हमें क्या स्टेप लेने उसको समझते हैं। इन दिस केस इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, और ऐसे केस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कॉन्टेक्स्ट वहां पे समझें कि इस चीज को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, क्या इसका यहां पे मतलब है। ध्यान देंगे जो भी सब्जेक्ट होता है या टॉपिक होता है पैसेज का, वो काफी हद तक करता है वर्ड्स के मीनिंग को इन्फ्लुएंस। मेरे भाई बहुत सारे वर्ड्स होंगे, अगर उसको साइंस एंड टेक के हिसाब से यूज करा गया है ना तो आपको उस कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग सोचना है कि यार पैसेज साइंस एंड टेक के बारे में है, इस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड का क्या मीनिंग बनेगा। मान लीजिए कोई पैसेज लॉ के बारे में है, तो लॉ के कॉन्टेक्स्ट में ये शब्द क्या मीनिंग दे सकता है। अभी आगे एग्जांपल्स के थ्रू आपको बढ़िया से समझाएंगे, एक एक चीज पैसेज बता के पूरा पैसेज से प्रैक्टिस करवाएंगे। काफी सारे पैसेज लाए, प्रीवियस ईयर के भी हैं और आपके फ्रेश भी हैं, ठीक है। तो वो आपको जो टॉपिक या सब्जेक्ट है ना वो बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा कॉमन वर्ड्स में कैरी, खास करके कॉमन वर्ड्स का मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल वर्ड्स है ना जो हम इधर उधर यूज करते हैं, मे कैरी सेवरल मीनिंग्स, इनके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, बट पिक द वन द कॉन्टेक्स्ट नीड्स। जिस मीनिंग की कॉन्टेक्स्ट को जरूरत है आपको वो मीनिंग पिक करना है। एंड लास्ट पॉइंट आपके लिए छोटा सा है कि समटाइम्स फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स आर आल्सो आस्क्ड। कई बार पैसेज के अंदर से फ्रेजल वर्ब्स या इडियम्स को भी पूछा जाता है। बेसिक थ्योरी है, सीधे प्रैक्टिस पाएंगे क्योंकि इसमें ना थ्योरी की कोई नीड है नहीं।
ठीक है। अच्छा देखो, एक दो चीजें मैं और बता देता हूँ। जैसे लास्ट हमारी इन्फ्रेंस वाली वीडियो थी, कुछ लोगों के उसमें कमेंट है एआई का कंटेंट है। बेटा एआई का कंटेंट नहीं है। ये जो फॉर्मेटिंग है ना, ये आपको एआई की लग सकती है, लेकिन इसके अंदर जो एक एक लाइन लिखी है ना, वो मैंने खुद से लिखी है। ठीक है, जो लिखने का तरीका है आप उसको देखना, एक एक लाइन हमारी खुद की लिखी हुई है। ये जो फॉर्मेटिंग है पीपीटी की, आजकल सुंदर बनाना बहुत सुंदर लगता है ना। देखो भाई, या तो मास्टर को पीपीटी अच्छी रखनी पड़ेगी या शकल अच्छी रखनी पड़ेगी। अब हम लड़का लोग दाढ़ी मूछ रखते हैं, शकल वकल तो ऐसे ही लगती है हमारी। ठीक है, तो पीपीटी को खूबसूरत सा बना देते हैं अपन लोग। तो इसके लिए बस ये यूज किया जाता है, यहाँ पे लोगो लगा दो, यहाँ पे ये कर दो, वहाँ पे वो कर दो। बाकी ये पूरा का पूरा कंटेंट खुद से डिजाइन करा गया है। ठीक है, अब इसमें अपन क्या कर लेते हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ। जैसे ये पैसेज है, अब ये पैसेज में बैठ के नहीं लिखूंगा, मैं राइटर नहीं हूँ कि बार बार मैं हर चीज के लिए अलग से पैसेज लिख के लाऊं। ऑब्वियस सी बात है, ये पैसेज के दो ऑप्शन रहते हैं। एक ये रहता है कि भैया कहीं से न्यूज़पेपर से उठा लें, ठीक है, वो काम भी अपन करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि कोई भी टॉपिक जो हमें लगता है वो टॉपिक एआई को देके और एआई से एक पैसेज डिजाइन करवा लें और उस पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चंस डिजाइन करवा लें। अब क्योंकि एग्जाम में फिलहाल काफी सारे जो पैसेज पूछे गए हैं वो बेसिकली एआई जनरेटेड पूछे गए हैं, तो मेरे भाई अगर मैं एआई से कुछ चीजें जनरेट करा के आपकी प्रैक्टिस करा सकता हूं, तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई भी गड़बड़ की बात है। ठीक है, तो ये कंटेंट भाई पूरा एक एक पॉइंट को डिस्कस करके अच्छे से एनालाइज करके, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनमें से कंप्लीट एनालिसिस करके ये चीजें निकाली जाती हैं। ये जस्ट एवं ही मत समझना, इसलिए टाइम लेता हूं मैं। ये वीडियो 1 घंटे की वीडियो लगभग जाती है, मैं डेली ले सकता हूँ क्लास। बट भाई जो ब्रेक आ रहा है ना, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में टाइम लगता है दोस्त, और टाइम लगता है तो इसको भाई सीरियसली पढ़ना है, देखना है आपको, है ना। आ जाओ। तो एक बार एक पैसेज है छोटा सा, इसको देख लेते हैं। व्हेन द न्यू ब्रिज वाज प्रपोज्ड द प्लान मेट विथ रिजर्वेशन। अब देखो, रिजर्वेशन शब्द है मेरे भाई, इस रिजर्वेशन के आपने सेवरल मीनिंग देखे होंगे। एक तो रिजर्वेशन, आजकल आपने देखा होगा कि एक आंदोलन चल रहा है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, बहुत चर्चा में रहता है ये सब। भाई मैं इस बात को लेके ना, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर रिजर्वेशन के अगेंस्ट में आपने कुछ बोला नहीं, ये नहीं करा, आपको भी बोलना चाहिए। आप बीजेपी प्रोटेस्ट में वहां पे पहुंच गए, लेकिन रिजर्वेशन के खिलाफ क्यों नहीं जा रहे हो। मेरे भाई सबसे पहले ना, रिजर्वेशन हटना है या लगाना है, ये वर्डिक्ट पे पहुंचने के लिए, इस ओपिनियन पे पहुंचने के लिए, इस बात पे ओपिनियन देने के लिए भी ना, आपको रिजर्वेशन की बेसिक समझ होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग कह देते हैं कि अरे जो लोग पैसा वाले हो गए उनसे तो रिजर्वेशन को हटा दो और ये कर लो वो कर लो। मेरे भाई बहुत सारे सोच विचार करके ये चीज़ें लाई गई हैं, बहुत सारा सोच विचार करके इन चीज़ों को रखा गया है। और रिजर्वेशन सिस्टम में मैं ये मान सकता हूँ कि बहुत सारी हमारे यहाँ खामियां हो सकती हैं, लेकिन क्या रिजर्वेशन को ऑल टुगेदर हमें हटा देना चाहिए? मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हुए भी ये बात बड़े इम्फेटिकली कह सकता हूँ कि अभी हमारे देश में समय नहीं आया है कि रिजर्वेशन को हटा दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत में जीवन भर रिजर्वेशन रहना चाहिए, नहीं, लेकिन एक ऐसा देश जो कि लगभग सोशलिस्ट इन नेचर है, इसके अलावा जहाँ पे सरकार की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, सरकार अपने एक एक सिटीजन का ख्याल रखना चाहती है, मतलब रखना तो चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे केस में रिजर्वेशन एक वो सिस्टम है जो कि देश में डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी यूनिटी बनाए रख सकता है। क्योंकि जब भी अगर हम कोई भी सेक्शन ऐसा है जो कि पिछड़ा हुआ है, और अगर उस सेक्शन को हम ऊपर नहीं ला पाएंगे, उसको अपलिफ्ट नहीं कर पाएंगे, तो शायद शायद हम जस्टिस नहीं दे पाएंगे उन लोगों के लिए। एक बार बस मन से ना एक बात सोच के देख लेना मेरे भाई, मैं एक बहुत सिंपल सी बात कहता हूँ कि एक समय ऐसा था कि हम गुलाम हुआ करते थे अंग्रेजों के। अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे। अंग्रेज जब हमारे ऊपर शासन करते थे तो शासन किस सेंस में करते थे? क्या वो किसी को भी गोली मार दिया करते थे, खट 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 धड़ाम धड़ाम धड़ाम? क्या ऐसा था? नहीं था। क्या उनने लोगों को बिल्कुल पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दी थी? क्या ऑफिशियली ऐसा रूल बना दिया था कि भारतीय लोग नहीं पढ़ सकते हैं? ऐसा भी नहीं था। आजादी का समय आते आते तो बहुत सारी फ्रीडम भी उन्होंने दे दी थी कि पढ़ भी लो, आईआरएस भी बन जाओ, आईपीएस भी बन जाओ, ये सब था। लेकिन जहाँ पे बहुत जो ऊंची पोस्ट थी उनमें अंग्रेज जाते थे, हिंदुस्तान के जो लोग थे वो नहीं जाते थे। अगर आप यही देखें, हिंदुस्तान में क्या पैसे वाले लोग नहीं थे? बहुत सारे जमींदार हुआ करते थे, वो भी नहीं जा पा रहे थे उन पोस्ट में, सरकार के अंदर नहीं जा पा रहे थे। यानी कि रिजर्वेशन एक जो सिस्टम है ना, वो किसी को सिर्फ पैसा वाला बनाने के लिए, फाइनेंशियली किसी को अपलिफ्ट करने के लिए था ही नहीं हमारे यहाँ पे।
रिजर्वेशन का सिस्टम था कि हर किसी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इसलिए नहीं कि एमएलए किसी को बना दिया तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, नहीं। देश के अंदर पूरे की पूरी हायरार्की, जहां पर राष्ट्रपति से लेके एक बेसिक जो एमटीएस का स्टाफ है ना, कांस्टेबल है, एमटीएस है, इन तक हर लेवल पे रिजर्वेशन होना चाहिए। हर लेवल पे, नॉट रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कि रिप्रेजेंटेशन सबका हो, और सबका रिप्रेजेंटेशन बराबर लाने के लिए कुछ लोगों को हमें अपलिफ्ट करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। और इसीलिए उनके लिए अलग से बहुत सारे प्रावधान बनाए गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इस पे नहीं जाऊंगा, रिजर्वेशन पे कभी अगर किसी को चर्चा करनी है और कोई मेरे से 1 to 1 बात करना चाहता है ना, आके बैठ जाना, एक चेयर पर मैं बैठ जाऊंगा, एक पे आप कैमरा चालू करके चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो इसको, मुद्दे को यहीं छोड़ते आगे चलते हैं। मैं बहुत चर्चा करना चाहता हूँ, मेरे को बहुत मज़ा आता है इस टॉपिक पे खास करके चर्चा करने में, क्योंकि अगर मैं शायद रिजर्वेशन का बेनिफिशियरी रहा होता तो मेरे पे 4 लोग आरोप लगाने आ जाते कि आपको तो रिजर्वेशन से फ़ायदा मिलता है इसीलिए आप इसके पक्ष में बोल रहे हो। बट मैं जनरल कैटेगरी का होते हुए मैं चाहता हूँ कि ये सिस्टम है जो कि बना रहे। हाँ, इसमें सुधार ज़रूर होने चाहिए। इंजीनियर्स देखो, तो यहाँ पे रिजर्वेशन, मैं कहाँ से कहाँ भटक गया ना। तो रिजर्वेशन जो है, ये रिजर्वेशन बहुत सारे सेंस में आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे किस सेंस में आया होगा, सो व्हेन द न्यू ब्रिज वाज प्रपोज्ड। अब देखो, प्रपोज्ड भी कई शब्द में आ सकता है। एक तो ये जैसे आपने किसी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, एक ये किसी चीज़ का प्रपोजल आया है, कोई ब्रिज प्रपोज किया गया, कोई स्कीम आई है, कुछ चीज़ें। ऐसे ही यहाँ पे रिजर्वेशन बेसिकली मैट विथ रिजर्वेशन, क्या आरक्षण मिला था उसको। आरक्षण का सेंस नहीं है। एक रिजर्वेशन क्या होता है भैया, सीट रिजर्व करा लेना। ट्रेन में रिजर्वेशन कराया है, वो वाला रिजर्वेशन होता है क्या, वो वाला रिजर्वेशन है ये, नहीं। यहाँ पे रिजर्वेशन का मतलब है कि लोगों के मन में हिचकिचाहट थी, लोगों के मन में उस चीज को लेके बेसिकली ये था कि यार हम ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो ब्रिज बना था बेसिकली, तो जब ब्रिज का प्रपोजल आया तो लोगों को लगा नहीं नहीं यार ये नहीं कर सकते अभी हम। तो ये यहाँ पे सेंस है रिजर्वेशन का। आगे देखेंगे, इंजीनियर्स पॉइंटेड आउट दैट, इंजीनियर्स ने ये पॉइंट किया दैट द डिजाइन वाज नोबल, कि डिजाइन तो न्यू है, नई है, नथिंग क्वाइट लाइक इट हैड बीन बिल्ट इन द रीजन, और ऐसी कोई भी चीज उस रीजन में नहीं बनी है। एंड दैट इट्स सेफ्टी कुड नॉट बी जज्ड फ्रॉम द मॉडल्स अलोन, और इसकी जो सेफ्टी है वो सिर्फ मॉडल्स के बेसिस पे जज नहीं करी जा सकती है। देयर कॉशन वॉज साउंड, उनका जो कॉशन था वो साउंड था, अच्छा खासा था। हरीड अप्रूवल, एक अगर हरीड अप्रूवल वहां पे मिल जाए, जल्दबाजी का अप्रूवल मिल जाए, दे वार्नड, उन्होंने ऐसी वार्निंग दी, माइट कॉम्प्रोमाइज, वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता था किसको, वेरी लाइव्स द ब्रिज वॉज मीन्ड टू सर्व, उन लाइव्स को जो कि ब्रिज बेसिकली जिनकी सेवा करने के लिए बनाया जा रहा था, उन्हीं को मतलब बेसिकली क्या कर सकता था, कॉम्प्रोमाइज कर सकता था। जैसे यहाँ पे वेरी लाइव्स लिखा है, तो वेरी का मतलब क्या है, बहुत लाइव्स नहीं, वेरी का मतलब होता है वही लाइव्स, वही जीवन, वही जिंदगियां। तो वेरी यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब वही है। वैसे वेरी का मतलब बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें मीनिंग देखना है, ठीक है। आगे, द डिबेट दैट फॉलोड अरेस्टेड द प्रोजेक्ट, क्या अरेस्ट करके जेल में डाल दिया प्रोजेक्ट को, नहीं। वो जो डिबेट थी उसने बेसिकली क्या किया, अरेस्टेड द प्रोजेक्ट फॉर 2 years, प्रोजेक्ट को 2 साल के लिए जेल में डालेंगे कि रोक देंगे, रोक दिया, तो रोक देने का सेंस यहां पे आ रहा है, ठीक है। बट इट ऑल्सो प्रॉम्प्टेड, लेकिन इसने प्रॉम्प्ट किया अ फ्रेश राउंड ऑफ टेस्टिंग, कि एक और टेस्टिंग होनी चाहिए। व्हेन द ब्रिज फाइनली ओपनड, जब ब्रिज फाइनली ओपन हुआ, इट वॉज द डाउट्स, ये वो डाउट्स है, नॉट द ड्रॉइंग्स दैट हैड मेड इट सेफ, उन ड्राइंग्स ने उसको सेफ नहीं करा, वो डाउट्स थे ना, उसकी वजह से वो ब्रिज जो है वो सेफ हो गया था। आ जाइए भाई क्वेश्चंस पे। पहला है रिजर्वेशन इन द पैसेज मोस्ट नियरली मींस, रिजर्वेशन का क्या मतलब है, क्या बुकिंग था भाई, पैसेज में बुकिंग का कोई बात ही नहीं हुआ है। क्या कोई प्रोटेक्टेड एरिया था रिजर्वेशन, बिल्कुल भी नहीं था। क्या फुल सपोर्ट था रिजर्वेशन, नहीं। हेजिटेशन या फिर डाउट, लोगों के मन की जो शंका थी, जो हेजिटेशन थी, वो था रिजर्वेशन। भाई सिंपल है, याद कर लोगे, मतलब याद क्या मतलब अटेम्प्ट कर ले जाओगे। इसका आंसर बता सकते हो, साउंड। साउंड एज यूज्ड हियर मींस, साउंड का क्या मतलब था, नॉइस। साउंड कहां पे आया भाई, एक बार देख लेते हैं, साउंड कहां पे आया, ये रहा, एक बार देखो। कह रहा है कि देयर कॉशन वॉज साउंड, जो उनकी चेतावनी थी ना वो वैलिड थी। तो साउंड का मतलब है वैलिड होना, ठीक ठाक होना। अब एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या कह रहा है, नॉइस है, नहीं। वैलिड एंड वेल फाउंडेड, सही बात है। नैरो सी हो सकता है, वेरी लो लाउड हो सकता है, नहीं। तो साउंड का मतलब आपने हो सकता है कुछ और सुना हो, लेकिन पैसेज में कुछ और सेंस में यूज हुआ हो। आगे, अरेस्टेड इन
अरेस्टेड द प्रोजेक्ट मीन्स, ये था ना अरेस्टेड द प्रोजेक्ट, इसका मतलब क्या था? गिरफ्तार कर लिया था, कैप्चर कर लिया, नो, जल्दी कर दिया नहीं, इंस्पेक्ट किया नहीं, हॉल्ट कर दिया, रोक दिया था। कॉम्प्रोमाइज इन कॉम्प्रोमाइज द लाइव्स का मतलब क्या था? कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब क्या था? क्या कोई डिस्प्यूट को सेटल कर रहे थे? कॉम्प्रोमाइज का मतलब था रिस्क पे डाल रहा था वो, ठीक है, तो आप कहोगे डिस्प्यूट का सेंस नहीं था। इंडेंजर करना, खतरे में डाल देना, सही बात है। अग्री नहीं होगा, इंप्रूव नहीं होगा, आप कहोगे सर अग्री वाला बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, पैसेज नंबर 2 आपके सामने है, एक बार इसको खुद से भी पढ़ेंगे, वीडियो पॉज कर लेना, मैं थोड़ा साइड हूं, और पॉज करके एक बार खुद से रीड करेंगे और उसके बाद में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करने का प्रयास करेंगे। मैं एक बार क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूं, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस पहले मैं क्यों दिखा रहा हूं आप लोगों को, एक बार अपन देख लेते हैं क्या क्या चीजें जो हमें देखना है। ऑल बट रिटन ऑफ का मीनिंग देखना है, असॉट इन द आर्म का मीनिंग देखना है, ठीक है, कैंडिड का मीनिंग देखना है किस कॉन्टेक्स्ट में, टर्न्ड अ ब्लाइंड आई का देखना है। देख लेते हैं एक बारी। फॉर ईयर्स द डिपार्टमेंट टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, ये तो आप जानते होंगे। आप कहोगे सर इग्नोर कर देना किसी चीज को, किस चीज को इग्नोर कर दिया है? टू द लीकिंग कैनाल्स, जो लीकिंग कैनाल्स थी उनको। एंड ईच समर द वाटर दैट शुड हैव रीच्ड द फील्ड सिंपली ड्रेन्ड इनटू द सैंड, जो खेतों तक पहुंचना चाहिए था वो बेसिकली ड्रेन हो गया सैंड में। द न्यू ऑफिसर वॉज कैंडिड, कैंडिड का मतलब क्या है? फ्रैंक, वेयर हर प्रेडिसेसर्स हैड बीन इवेसिव, बल्कि और जो उसके प्रेडिसेसर्स यानी कि उससे जो पहले के थे वो इवेसिव थे, यानी कि घुमा फिरा के बात करते थे, ये बेसिकली कैसी थी? कैंडिड थी, ठीक है। आगे, द लॉसेस सी सेड प्लेनली, उसने कहा कि जो लॉसेस थे वर नोबडी सीक्रेट एंड एवरीबडीज फॉल्ट, वो किसी का सीक्रेट नहीं था, वो सबकी गलती की वजह से ये नुकसान हुआ है। हर ब्लंटनेस वॉज नॉट वेलकम्ड, और उसकी जो ब्लंटनेस थी, वो जो इतना ब्लंट बोलती थी, उसको वेलकम नहीं किया लोगों ने। इट वर्कड बट इट वर्कड, लेकिन वो काम जरूर आई। रिपेयर्स दैट हैड बीन पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब क्या? पोस्टपोन कर देना, है ना। फॉर अ डिकेड, जो एक डिकेड तक पोस्टपोन हो रहे थे, वर फिनिश्ड इन अ सिंगल सीजन, एक सिंगल सीजन में खत्म हो गए। एंड अ स्कीम दैट हैड बीन ऑल बट रिटन ऑफ प्रूव्ड टू बी अ शॉट इन द आर्म, शॉट इन द आर्म का मतलब क्या होता है? कोई मोटिवेशन, एक तरीके से इंकरेजमेंट फॉर द फार्मर्स डाउन स्ट्रीम, तो उन फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए बेसिकली क्या हुए? शॉट इन द आर्म। ध्यान रखेंगे जितने ईडियम्स आते हैं ना, ईडियम्स के कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कम होते हैं, क्योंकि ईडियम तो पहले अपने आप में एक फिगरेटिव सेंस देता है, तो ईडियम्स में बहुत ज्यादा पैसेज को पढ़ने की नीड नहीं आएगी, लेकिन जो सिंगल वर्ड होता है उसमें कॉन्टेक्स्ट की ज्यादा नीड आएगी। वैसे नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि जब भी अगर कोई वर्ड आएगा तो आसान है, शब्द का मीनिंग जो होगा मार्क कर दो, ईडियम में तो सोचना पड़ेगा। बट द फैक्ट इज कि अगर पैसेज के अंदर से ईडियम पूछा जाएगा ना, इट्स रिलेटिवली इजी, अगर ईडियम का मीनिंग आपको पता है तो ईडियम उसी कॉन्टेक्स्ट में आएगा। लेकिन जो वर्ड है ना उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, तो उसका ध्यान रखेंगे अपन। देखो, सो टर्न्ड अ ब्लाइंड आई का मतलब क्या? इग्नोर कर देना। वॉच द कैनाल्स क्लोजली, बिल्कुल नहीं। डेलिबरेटली इग्नोर देम, बिल्कुल सही बात है। रिपेयर्ड देम एट वंस, नहीं। अनेबल टू सी देम, नो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द अपोजिट ऑफ कैंडिड, कैंडिड का अपोजिट तो पैसेज के अंदर ही दे रखा था, क्या था भाई? इवेसिव, यही करेक्ट आंसर है। फ्रैंक सिनोनिम है, ब्लंट सिनोनिम है, और ऑनेस्ट सिनोनिम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अ शॉट इन द आर्म इन द पैसेज मींस, शॉट इन द आर्म का मतलब क्या? कोई इंकरेजमेंट, कोई बूस्ट, कोई स्टिमुलस, तो यहाँ पे दे रखा है, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट। कह रहा है ऑल बट रिटन ऑफ का मतलब क्या है? कोई चीज जो लगभग छोड़ दी गई हो, जो खराब हो गई हो, फुली डॉक्यूमेंटेड नहीं, रिसेंटली अप्रूव्ड नहीं। पैसेज नंबर 3 देख लो भाई, एक बार क्वेश्चंस देख ले। देखो, वीडियो पॉज करके पैसेज पढ़ लेना, फिर क्वेश्चंस भी देख लेना। वर्डिक्ट ऑन हाउ द सिटी लिव्ड इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या? इम्प्लाई क्या कर रहा है? द लास्ट लाइन सजेस्ट द वेल्स वर, लास्ट लाइन से क्या सजेशन आपको मिल रहा है? भाई पैसेज 3, दो ही क्वेश्चन है इसमें, एक बार देख लेते हैं। तो देखो, एक तो हमें ये देखना है अ वर्डिक्ट ऑन हाउ द सिटी लिव्ड। सो सिटीज वाटर टेबल इज क्वाइट लेजर, ठीक है, इज अ क्वाइट लेजर, एक क्वाइट लेजर है वाटर टेबल जो है। इट रिकॉर्ड्स एवरी बोरवेल संक एंड एवरी मॉनसून मिस्ट, जितने भी बोरवेल वहां पे हो रहे हैं और जितने भी मॉनसून मिस हो रहे हैं। एंड इट सेटल्स द अकाउंट विदाउट मर्सी, और बिना किसी दया के ये चीज जो है सेटल कर लेती है अकाउंट को। अब देखो, ये ऐसा लग सकता है आपको यार बड़ा मुश्किल सा पैसेज है, समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, समझाइएगा। आपको ये भी देखना है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आते हैं। कई बार हम परेशान हो जाते हैं पैसेज की लैंग्वेज देख के, वो नहीं परेशान होना है। जो लिटरेरी पैसेज होते हैं ना, कई बार वो आपको परेशान करेंगे। देखो, अभी हम एक क्लास लाने वाले हैं इस चीज को लेके, अलग अलग टाइप के पैसेज किस तरीके से हैंडल करें वो भी आपको समझाऊंगा। बट अभी के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें ये कह रहा है कि हर, मतलब रिकॉर्ड ये तो करा जा रहा था कितने बोरवेल वहां पे हो रहे हैं,
लेकिन मॉनसून सारे मिस होते जा रहे थे और हर बार बिना मर्सी के, यानी कि बस जैसे चल रहा था वैसे ही खत्म हो जा रही थी चीजें। दिस इज वॉट द प्लानर्स हैड फॉरगॉटन, और ये वो चीज है जो प्लानर्स, जिन्होंने प्लान की थी ना चीजें, वही भूल चुके थे। दे रेड द फॉलिंग लेवल्स एज अ रन ऑफ बेड ईयर्स, उन्होंने जो फॉलिंग लेवल थे ना, वाटर लेवल जो गिरता जा रहा था, वाटर लेवल की तो बात है, बोरवेल हो रहे हैं ना बार बार, ठीक है, बोरवेल बढ़ते जा रहे हैं और मानसून मिस होता जा रहा है। उन्होंने बेसिकली बस ये समझा कि कुछ बुरे साल चल रहे हैं, समथिंग द नेक्स्ट गुड मानसून वुड करेक्ट, कि अगला जब अच्छा मानसून आएगा ना वाटर लेवल बढ़ जाएगा, उन्होंने ऐसा समझा था। व्हेन इन फैक्ट वहां पे फैक्ट ये था कि द फिगर वाज अ वर्डिक्ट, फिगर तो एक वर्डिक्ट था ऑन हाउ द सिटी हैड लिव्ड। भैया जो सिटी ने काम करे हैं ना, जो बोरिंग वोरिंग खींची है, मानसून पे ध्यान नहीं दिया है, वाटर बचाया नहीं है, ये तो उस चीज का एक वर्डिक्ट है। द रेन विल कम, बारिश तो आएगी, दे सेड, उन्होंने कहा, एंड इट डिड, और बारिश आई भी, बट इट फेल ऑन कंक्रीट, ये कंक्रीट पे गिरी। रेन इनटू द ड्रेन्स, कहाँ गई, ड्रेन्स में, नालियों में चली गई। एंड लेफ्ट द लेजर एग्जैक्टली वेयर इट वाज, और जो लेजर था ना कि कहाँ पे पानी है, पानी का लेवल क्या है, उसको वहीं के वहीं छोड़ दिया, बढ़ाया नहीं। द वेल्स, जो कुएं थे, पेशेंट एंड इंडिफरेंट, वो शांत थे, इंडिफरेंट थे। वेंट ऑन कीपिंग देयर काउंट, बस उनका काउंटिंग बनी रही और कुछ नहीं रहा। अब देखो भाई क्वेश्चन, अ वर्डिक्ट ऑन हाउ द सिटी लिव, टेम्परेरी डिप था नहीं, ये तो वर्डिक्ट था, सबूत था कि सिटी ने ध्यान नहीं दिया। अ रिजल्ट ऑफ सिटीज ओन हैबिट्स, करेक्ट बात। कॉज्ड बाय बैड लक, बिल्कुल नहीं। इम्पॉसिबल टू मेजर, बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन था, द लास्ट लाइन सजेस्ट द वेल्स वर, वेल्स कैसे थे, एंक्सियस अबाउट द फ्यूचर, अनअफेक्टेड स्टेडीली काउंटिंग, काउंटिंग तो वैसे ही थी, ठीक है, लेकिन अनअफेक्टेड थे, काउंटिंग कर रहे थे। इसके अलावा फुल, फाइनली फुल अगेन नहीं। अबंडेंड बाय द सिटी, सिटी के द्वारा उनको अबंडन कर दिया गया था, बस सिंपल आप ये कह सकते हैं, छोड़ दिए गए थे सिटी के द्वारा। अगला देखेंगे। अब ये देखो मेट्रिकुलेशन लेवल, यानी कि ये आपका किसका है, सिलेक्शन पोस्ट का पैसेज है। कितने स्लाइड का है, एक ही स्लाइड का है। तो अपन इसमें से एक बार देखते हैं, पहली लाइन पढ़ लेते हैं, लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, बड़ा सा पैसेज है, फिर अपन देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस को हम कर पा रहे हैं। इन द मॉनसून एरा प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट इज अ ग्लोबल प्रायोरिटी, मॉनसून के एरा में एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट, मतलब नॉट मॉनसून, यार मैं मॉनसून कैसे पढ़ रहा हूँ इसको, ओह माय गॉड, मॉडर्न ईरा, पता है चाहे एग्जैक्टली मुझे यही चीज़ की ज़रूरत थी फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पता है, लेट मी टेल यू, यार आप लोगों को ना बड़ा आसान लगता होगा ना समटाइम्स, बट बिलीव मी, ये क्लास में जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मैं ये संडे के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मंडे को आपको शाम को मिलेगी। संडे के दिन सुबह से लेके शाम तक इतना मेरा हेक्टिक रहा है ना, पिछले कुछ दिनों से मेरी क्लासेस भी रेगुलर आपको नहीं मिल रही होंगी। आप में से कुछ बच्चों को तो लगता होगा अरे मास्टर साहब मैथ्स के चक्कर में छोड़ रहे हैं, बेटा ना, मैथ्स तो मैं शौक के लिए करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। बट द थिंग इज, जैसे अभी कल आयुषी मैम की लॉन्चिंग हुई, उससे पहले कलश मैम की लॉन्चिंग थी, इस संडे सैटरडे में एक और बहुत तगड़ी फैकल्टी, बहुत ज़बरदस्त, मतलब बेस्ट, वो आने वाले हैं टॉपर्स विजडम परिवार में। थोड़ा सा जो टाइम है ना, ये मेरे जीवन का क्रूशियल टाइम है, और ये मेरे लिए क्रूशियल नहीं है सिर्फ, भाई मैं किसी भी अध्यापक को सिर्फ इसलिए फाइनल नहीं कर सकता हूँ कि वो पढ़ा लेते हैं, मैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ। हो सकता है वो बात करने में आपसे आके पहले दिन थोड़े शर्माएं, हिचकिचाएं, अटकें, बट ना, उनका कंटेंट देखना आपको, और उनको फाइनल करने के चक्कर में, उनसे बातचीत करने के चक्कर में, उनकी चीज़ें देखने के चक्कर में मेरा जो खुद की एफिशिएंसी है ना, वो अफेक्ट होती है। मीटिंग करना, समझाना कि ये चीज़ें ऐसे नहीं, मेरा बच्चा ऐसे समझता है, जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ा है उसको ये चीज़ें इस तरीके से पसंद हैं, जो ऑफलाइन इतने टाइम से क्वालिटी कंटेंट उन्होंने डिलीवर करा है, उस क्वालिटी को ऑनलाइन के फॉर्म में ढालना, उस पर लंबे लंबे मीटिंग्स करना, बातें समझना, चीज़ें करना, वो मेरे को कंज्यूम कर जाती हैं। तो इसलिए ना मैं उतना शायद आपको इफेक्टिव नहीं लग रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अपकमिंग मंडे है, वैसे इस वीक में ये पहली वीडियो आपको मिली है, एंड बिलीव मी इस वीक में मैं एटलीस्ट 3 वीडियोज आपको कॉम्प्रिहेंशन की और दूंगा, यानी कि हम पैसेज वाला पार्ट निपटा देंगे इस वीक में। इस वीक में पैसेज पैसेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके अगले वीक में अपन ट्राई करेंगे कि क्लोज टेस्ट लगभग पूरा हो जाए, पूरा कंप्लीट नहीं होगा लेकिन लगभग हो जाए, यानी कि आगे
3 वीक के अंदर आपका PQRS वगैरह निपटा के पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और उसी बीच में ना हम और भी चीज़ें लॉन्च कर चुके होंगे। अपन प्लान कर रहे हैं, आपने एक सीरीज मेरी देखी होगी टॉप 50 क्वेश्चंस हर चैप्टर के। इट इज़ तो कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इट इज़ बैक कहना तो नहीं, बट इट विल बी बैक सून। उसके अंदर जो कंटेंट था ना, जो क्वालिटी थी, वो मेंटेन करेंगे। हो सकता है कि ऐसा ना लगे आपको कि एक ही बार में मैं बहुत आके बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूं, लेकिन जो क्वालिटी थी ना, आपने देखा होगा, उसी क्वालिटी को मैच करना है अब की बार फिर से। और अब की बार हम प्लान कर रहे हैं कि उस सीरीज को लाइव लेके आए आप लोगों के लिए। अब तो इस चैनल पे आप देखोगे कि डेली कई सारी लाइव क्लासेस चला करेंगे। पहले मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, मैं अकेला लाइव पढ़ाता था। लाइव में फिर उतने बच्चे जुड़ भी नहीं पाते हैं यार। मैंने ये भी सीरीज लाइव शुरू करी थी, फिर बच्चे कम जुड़ते हैं। तो कई बार क्या होता है कि मोटिवेशन इधर उधर ना भटके, तो अपन रिकॉर्ड करके डाल देंगे, जिससे कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बाकी आप लोग भाई सपोर्ट किया करो जितना हो सकता है। आज सुबह से बहुत थक गया हूँ यार, लॉन्चिंग वॉन्चिंग इतनी चीज़ें, उसके बाद में ना ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बिलीव मी, ड्रेन हो गया माइंड, कसम से, बाय गॉड। तो ये कहा गया है कि इन मॉडर्न ईरा, ये जो मॉडर्न ईरा है, इसमें प्रोटेक्ट करना एनवायरनमेंट को, ये एक ग्लोबल प्रायोरिटी है। पोल्यूशन अफेक्ट्स एयर क्वालिटी, वाटर सोर्सेज एंड द हेल्थ ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। पोल्यूशन इन सबको अफेक्ट करता है। लास्ट लाइन देख लेते हैं। सेविंग द अर्थ रिक्वायर्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अर्थ को बचाना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत होती है, बट द रिवॉर्ड्स आर इनवैल्यूएबल। लेकिन जो रिवॉर्ड्स है ना, वो इनवैल्यूएबल है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया। चूज द करेक्ट आर्टिकल। देखो ये प्रीवियस ईयर का एग्जैक्ट पैसेज है, मैंने नहीं बनाया ये वाला, वो वाले थे जो हमने एआई की मदद से बनवाए थे, मैं साफ कह रहा हूं आपसे। ठीक है, तो चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। अडॉप्टिंग डैश सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल इज नेसेसरी फॉर द फ्यूचर। क्या अडॉप्टिंग असस्टेनेबल, देखो एन तो आ नहीं सकता है। ठीक है, लाइफ स्टाइल के आगे जनरली जब आर्टिकल आ रखा हो ना, तो मतलब एक एडजेक्टिव आ रखा हो, तो इसको ना काउंटेबल के सेंस में लेके चलते हैं, तो हट जाएगा। आर्टिकल द नहीं आएगा क्योंकि कोई डेफिनेट कुछ नहीं है, तो आप कहोगे सर आर्टिकल ए का यूज होगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के साथ में जो सेंटेंस है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके लिए वंस अगेन, पैसेज में आपने कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा डज नॉट मैटर, ये तो आपके बेसिक चीज है। सो पोल्यूशन सब्जेक्ट है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, कार्स आपका उसका ऑब्जेक्ट है। अब जैसे देखा पोल्यूशन सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब हार्म्स आना चाहिए था, ना कि हार्म। आप कहोगे सर पहला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। ध्यान देना, ये ब्रेक करना कैसे सीखोगे आप, बार बार कह रहा हूं, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश 2.0। मेरे जिंदगी के जो बहुत बेहतरीन क्रिएशंस है ना, उनमें से एक है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश 2.0। बिलीव मी, यू शुड वॉच दैट वीडियो अगर आपको इन चीजों में क्लैरिटी चाहिए। द रिजल्ट ऑफ दीज एक्शंस, द रिजल्ट सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, दीज एक्शंस उसका ऑब्जेक्ट है। अब क्योंकि आगे वर्ब है रिप्रेजेंट, अब सब्जेक्ट था रिजल्ट, रिजल्ट सिंगुलर है, रिप्रेजेंट्स होगा ना कि रिप्रेजेंट, आप कहोगे बी खत्म। रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइकिलिंग, आप कहोगे सर ये दो चीजें हो गई, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी और एक साइकिलिंग, सॉरी नॉट साइकिलिंग, रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग, ये दो चीजें, दो चीजें तो आर इसके हिसाब से सही है, आर वाइटल फॉर नेचर। बर्निंग सब्जेक्ट है, जीरेंड है, बर्निंग व्हाट, फॉसिल फ्यूल्स। अब बर्निंग क्योंकि सब्जेक्ट है तो कॉजेज आपका आ जाएगा, क्या कॉज करता है, ग्लोबल वार्मिंग। आप कहोगे सर ये नहीं बन सकता, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि व्हाट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। भाई एक बात बताओ, या तो पैसेज के हिसाब से ढूंढ के बता दो क्या क्या प्रोवाइड करता है, लेकिन डोंट यू थिंक ये तो एक साइंटिफिक फैक्ट है और हमें तो पता ही है। ये साइंटिफिक फैक्ट है, तो क्या फॉसिल फ्यूल्स को जलाना ऑक्सीजन देता है, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री ऑक्सीजन देती हैं, या प्लास्टिक वेस्ट देता है, या ग्रीन स्पेसेस देते हैं। आप कहोगे सर ग्रीन स्पेसेस। फाइंड द सिनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट फ्रॉम द पैसेज। देख लेते हैं, अगर ऑप्शन में डाउट होगा देख लेंगे। यूजलेस कभी नहीं बनाएगा, रेयर कभी नहीं बताएगा, टाइनी कभी नहीं बताएगा, क्योंकि तीनों एंटोनिम है, इंपॉर्टेंट ही बनाएगा, ये करेक्ट आंसर है। पैसेज नंबर 4 देख लेते हैं। 4 क्या, 5वां होना चाहिए, 4 तो है। पैसेज नंबर 3 था क्या ये, पैसेज 3 तो ये था, ये था आप जनाब आपका 4, और ये होना चाहिए था जनाब आपका 5 नंबर, है ना। तो फिफ्थ इट शुड हैव बीन। एक बार देख लो, फिर अपन
बताते हैं। मेमोरी रिसर्चर्स आर्ग्यू एग्जिस्ट बिकॉज द माइंड इज कॉन्स्टेंटली। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे पढ़ दे रहा हूँ, मैंने आपको बताया था ना हाउ टू रीड में, मेमोरी रिसर्चर्स आर्ग्यू, अब ऐसे लग रहा है कि मेमोरी रिसर्चर सब्जेक्ट है और आर्ग्यू आपका वर्ब है, लेकिन इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, मेमोरी रिसर्चर्स आर्ग्यू, यानी कि मेमोरी जो कि रिसर्चर्स आर्ग्यू करते हैं, तो मेमोरी सब्जेक्ट है, रिसर्चर्स मतलब ये एग्जिस्ट आपकी वर्ब है, रिसर्चर सब्जेक्ट है, आर्ग्यू आपकी वर्ब है। तो ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस बैच की पहली क्लास में मैंने यही सिखाया था आपको कि कैसे रीड करना है ना, बिकॉज कंजंक्शन है, द माइंड इज कॉन्स्टेंटली सीकिंग टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, क्योंकि माइंड ना कॉन्स्टेंटली ये सीख करता है कि प्रिडिक्ट करना है फ्यूचर को, प्रिडिक्ट करना है फ्यूचर को, ठीक है। विदाउट पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिना पास्ट के एक्सपीरियंसेस के, द ब्रेन वुड स्ट्रगल टू एंटिसिपेट डेंजर्स और रिवॉर्ड्स बिकॉज मेमोरीज अलाउ आर सिस्टम टू नेविगेट द अननोन। चाहे तो पूरा पढ़ लें, बाकी मेमोरी के ऊपर है, ये हमने समझ आ गया। लास्ट लाइन यहां से देख लेते हैं। ग्रास्पिंग दिस सीक्वेंस इज फर्स्ट स्टेप, इस सीक्वेंस को ग्रास्प करना पहला स्टेप है इन मास्टरिंग मेमोरी, वेदर यू एम टू लर्न अ न्यू स्किल और रिकॉल अ लॉस्ट नेम। आई गेस ये पैसेज हमें सिर्फ इसलिए अच्छे से पढ़ लेना चाहिए था, पढ़ लेना चाहिए क्योंकि कम से कम कुछ सीखने को मिल जाएगा कि मेमोरी कैसे मास्टर करना है, मेमोरी को कैसे बढ़ाना है। बट एक बार क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हैं। ये पैसेज आपको ना खुद से पढ़ना है, होमवर्क में ले लो यार, एक बार इसको खुद से रीड कर लेना, पॉज करके पढ़ लेना, पॉज करके पढ़ लेना, क्वेश्चंस देख लेते हैं। मेमोरीज ऑल्सो पजेस अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन आवर आइडेंटिटी। क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये तो पैसेज पैसिव वॉइस पूछा है भाई। अगर पैसिव वॉइस पूछा है, पजेसेस है यानी कि मतलब पजेस है यानी कि ये तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आवर आइडेंटिटी, भैया सब्जेक्ट क्या है? आप कहोगे सर प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस, इसको सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। अब प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इज ऑल्सो पजेस्ड, ये हो सकता है ऑन आवर आइडेंटिटी बाई मेमोरीज। हैज बीन तो नहीं आएगा भाई पैसेज मतलब पैसिव वॉइस में, और ये तो इन्फ्लुएंस है यानी कि ये तो एक्टिव ही है, तो ये तो नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ द वर्ड नेविगेट। नेविगेट करना जानते हैं? मैप होता है ना, मैप, मैप को क्या बोलते हैं अपन? नेविगेशन बोलते हैं। आपने गूगल मैप देखा होगा ऐप, है ना। टू इग्नोर कंप्लीटली क्या मीनिंग होगा? टू मूव थ्रू और मैनेज अ पाथ होगा, या टू रिमेन स्टिल होगा, या फिर टू फॉरगेट क्विकली होगा। क्या मीनिंग होगा भाई? अब जैसे ही आप देखते हैं, नेविगेट का मतलब इग्नोर बन नहीं सकता है, रिमेन स्टिल बन नहीं सकता है, फॉरगेट बन नहीं सकता है, मूव थ्रू और मैनेज अ पाथ, पाथ यानी कि रास्ता, मैप से रास्ता ही तो देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द बेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड सीक्वेंस इन द सेंटेंस। सीक्वेंस का सिनोनिम पूछा है। डिसऑर्डर तो एंटोनिम है, कियोस एंटोनिम है, एंडिंग एंटोनिम है, तो आप कहोगे सर एक ही सिनोनिम है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि एग्जाम में ज्यादातर वो वर्ड आएंगे जिनमें हमें कॉन्टेक्स्ट देखने की नीड नहीं है। जो हमने सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए थे वो छोटे छोटे पैसेज थे, लेकिन उनमें एक्चुअली में क्वेश्चन हमने थोड़े सही लेवल के बनाए थे। एग्जाम के तो बहुत आसान आते हैं। पैसेज नंबर 5 अब आपके सामने है, 5 क्या 6 नंबर एक्चुअली में पैसेज आपके सामने है, तो ये ग्रेजुएट लेवल का है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री इज ऑलवेज सॉट इन द इवेंट्स और डेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट इट, एज इफ इट वर ऑलवेज इन द एंड, through the collection of facts that the past spoke, through the collection of facts and the certainty of their occurrence। अब आपको इतनी बड़ी सी लाइन आ गई, आपके मन में आएगा अरे भैया ये तो याद ही नहीं रही, अरे छोटा ब्रेक करके पढ़ लो इसको। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री इज ऑलवेज सॉट, जो हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग है ना उसकी हमेशा डिमांड रहती है, उसको हमेशा सीख किया जाता है। किस चीज में? इन द इवेंट्स, किस चीज में से सीख करते हैं, किस में से निकालते हैं? उन इवेंट्स में से या फिर उन डेट्स में से दैट कॉन्स्टिट्यूटेड, जो डेट्स इसको बनाती हैं, जैसे कि एज इफ इट वर ऑलवेज, जैसे कि हमेशा ही ऐसा था, इन द एंड, थ्रू द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स दैट द पास्ट स्पोक, ऐसे ऐसे वो डिमांड करता है जैसे कि वो जो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है ना उसी में से ये हो। और कौन से वाले फैक्ट्स? दैट द पास्ट स्पोक, जो पास्ट स्पीक कर रहा था जिनके बारे में, और किस में से? थ्रू द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड द सर्टेनिटी, और वो सर्टेनिटी ऑफ देयर अकरेंस, उनके होने की सर्टेनिटी से। अब पैसेज मुश्किल लग सकता है, बट वंस अगेन एक बार क्वेश्चंस पे चलेंगे, उससे पहले लास्ट लाइन एक बार देखेंगे अपन। लास्ट लाइन क्या है?
दिस रेडिकल डिस्प्लेसमेंट, ये जो रेडिकल डिस्प्लेसमेंट है शिफ्ट करता है द वेट फ्रॉम द अकरेंस, जो वजन है उसको बेसिकली अकरेंस से द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है ना उस पर शिफ्ट करता है, ठीक है। फ्रॉम द सपोज्ड सर्टेनिटी ऑफ द आर्काइव टू द डायनामिक प्ले ऑफ पर्सपेक्टिव्स, ये जो सपोज्ड सर्टेनिटी है ना आर्काइव की कि ये श्योर होगा, उसमें से जो डायनामिक प्ले है पर्सपेक्टिव्स का, कि हर चीज को देखने का एक नजरिया होता है उस पर विद इन द नरेटिव इटसेल्फ। तो देख लेते हैं ये मेरे को जो, अब मैं एक बार पैसेज की अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने पहली लाइन पढ़ी, दूसरी मैंने पूरा पैसेज नहीं पढ़ा टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, पहले भी नहीं पढ़ा है, पहली बार आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखेंगे एक बार, ये बस ये कह रहा है कि जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री है ना, ये उन इवेंट्स में से सीख की जाती है जो कि इसको बनाते हैं, यानी कि हिस्ट्री के जो फैक्ट्स हैं उसमें से। बट लास्ट लाइन को देख के लग रहा है कि जो ऑथर है ना वो इससे अग्री नहीं करता है। ऑथर के हिसाब से कि जो रेडिकल डिस्प्लेसमेंट है ना, ये शिफ्ट कर देता है वेट फ्रॉम द अकरेंस, जो अकरेंस से हम मानते हैं ना उससे ऑब्जर्वर पर जो सर्टेनिटी है उस, क्योंकि फैक्ट्स के अंदर सर्टेनिटी है, उससे बेसिकली शिफ्ट कर देता है किस पे, जो डायनामिक प्ले ऑफ पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव्स अलग अलग हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि औरंगजेब बहुत ग्रेट था, और आप में से ज्यादातर लोग ये सहमत होंगे कि औरंगजेब एकदम वाहियात किस्म का राजा था। आप में से बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे कि अशोका द ग्रेट, अशोका स्तंभ भी अपन लगाते हैं, बट आप ही में से कुछ लोग ये आर्ग्यू करेंगे कि अशोका उतना अच्छा नहीं था। सो हिस्ट्री, इट पैसेज मतलब ऑथर के हिसाब से इट्स नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट्स, इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव्स, क्योंकि लोगों का नजरिया अलग अलग होता है। यही कुछ इस प्रकार का पैसेज है। सो देख लेते हैं, द व्यू ऑफ हिस्ट्री दैट वी अटेम्प्ट टू प्रिजर्व इज रिजिडली एंकर्ड ऑन द डॉक्यूमेंट। व्हाट इज द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द क्लॉज दैट वी अटेम्प्ट टू प्रिजर्व। इस क्लॉज का ग्रामेटिकल वो क्या है, द व्यू ऑफ द हिस्ट्री, कौन सी हिस्ट्री, विच हिस्ट्री दैट वी अटेम्प्ट टू प्रिजर्व, जिसको हम अटेम्प्ट करते हैं। आप कहोगे सर ये तो रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज नहीं है, सब्जेक्ट तो नहीं बनेगी, सब्जेक्ट तो द व्यू है, एडवर्बियल क्लॉज है नहीं, इंडिपेंडेंट क्लॉज है नहीं, क्या है, रिलेटिव क्लॉज मॉडिफाइंग व्यू। विच सेंटेंस कंटेन्स अ करेक्ट यूज ऑफ पैसिव वॉइस फ्रॉम द पैसेज, इनमें से कौन सा पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर कह रहा हूं एक बार बेसिक्स ऑफ इंग्लिश 2.0 जरूर देख लेना दोस्त, है ना। द इंटरप्रिटेशन स्पीक्स एक्टिव वॉइस है, द हिस्टोरियन गिव्स एक्टिव वॉइस है, हिस्ट्री बिगिंस एक्टिव वॉइस है, द पास्ट इज फर्निश्ड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो जनाब, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है व्हाट डज द वर्ड रिजिडली, रिजिड होता है ना, रिजिड का मतलब जो बहुत स्ट्रिक्ट है, मानेगा नहीं अपनी आगे। सॉफ्टली एंड वेगली बिल्कुल नहीं, एंटोनिम बनेगा ये तो। क्या पूछा है, क्लोजली मीन पूछा है ना, यानी कि सिनोनिम। रिसेंटली एंड टेम्पोरली बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हैप्पीली एंड विलिंगली बिल्कुल भी नहीं। तो इन अ स्टिफ एंड अनचेंजेबल वे, यही अनचेंजेबल मतलब जो बदलाव ना करे, यानी कि रिजिड हो, रिजिडिटी जो आपने सुना होगा। व्हाट इज द बेस्ट सिनोनिम फॉर द इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब होता है जो चीज आपके अंदर से आती है। अब ये सेंटेंस पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना चाहो तो कोई बात नहीं। इंट्रिंसिक का मतलब जो आपके अंदर से आती है। एक्सटर्नल एंटोनिम में एसेंशियल सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। आर्टिफिशियल एंटोनिम बनेगा, टेम्पररी एंटोनिम बनेगा। आप कहोगे सर यही करेक्ट आंसर हो जाएगा इस हिसाब से। पैसेज नंबर 7, अरे काफी पैसेज डाल रखे हैं आज तो, है देखो एक बारी। 7 नंबर आपसे कहता है कि एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टेक्नोलॉजीज कंटिन्यू टू प्रोलिफेरेट अक्रॉस एवरी सेक्टर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे जैसे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी है, ये कंटिन्यू करते हैं प्रोलिफेरेट करना अक्रॉस एवरी सेक्टर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ देयर डिप्लॉयमेंट हैव बिकम अ मैटर ऑफ अर्जेंट कंसर्न। ये जो उनका एथिकल इम्प्लीकेशन है ना, इसका जो डिप्लॉयमेंट है वो एक कंसर्न का मैटर बन गया भाई। यानी कि आप कह सकते हो कि एआई के एथिक्स के बारे में एक पैसे शायद और भी आया था ऐसा हमारे सामने, है ना, यहाँ तक मुझे याद है। तो वो आया हुआ है ऐसा कुछ, हमने शायद पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ा होगा, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे एड्रेसिंग दीज कंसर्न्स, लास्ट लाइन कोई और तो नहीं है, यही है, ठीक है। सो एड्रेसिंग दीज कंसर्न्स विल रिक्वायर नॉट ओनली टेक्निकल इनोवेशंस, इन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए सिर्फ टेक्निकल इनोवेशंस नहीं चाहिए, सच एज एक्सप्लेनेबल एआई, वो भी नहीं काम करेगा, बट ऑल्सो रिगरस इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन बिटवीन इंजीनियर्स, एथिसिस्ट, पॉलिसी मेकर्स एंड द पब्लिक। भाई ये तो तब सही हो सकता है जब रिगरस इंटर डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन हो, किसके बीच में, जो बनाने वाले हैं वो, जो एथिक्स की बातें करते हैं वो, जो कानून बनाने वाले में हो वो, और जो पब्लिक जो इसको यूज करने वाली है वो, इन सब के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली इसका टाइटल क्या होगा,
द एथिकल डायलेमा ऑफ आईवी, मतलब ये आईवी नहीं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, एआई एंड इट्स द पावर ऑफ एआई एंड एथिकल कंसर्न्स, मतलब इससे जो भी जुड़ा हुआ टाइटल होगा वही इसका टाइटल होगा। टोन कैसी है? समथिंग लाइक कॉशनरी, स्लाइटली ऑप्टिमिस्टिक बट कॉशनरी, यानी कि कॉशन दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, वो इसकी टोन है इसकी। ठीक है, तो इस टाइप के टाइटल, थीम और ये सब बनेंगे इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज ए टाइटल, थीम, टोन, ये सब मैं करा चुका हूँ, एक बार वीडियोस देख लेना पुरानी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द टेंस यूज्ड प्रीडोमिनेंटली इन द फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या टेंस यूज किया गया, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं देखो। कॉन्टिन्यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ देयर डिप्लॉयमेंट हैव बिकम, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। वंस रेलेगेटेड टू द realm ऑफ स्पेक्यूलेटिव फिक्शन, एआई नाउ प्रीमीडिएट्स, प्रीमीडिएट्स आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। भाई ये रेलेगेटेड को टेंस मत समझ लेना, ये पार्टिसिपल है आपका, है ना, पार्टिसिपल है। और बाकी क्या होते हैं पार्टिसिपल और कैसे, तो आई गेस एक बार बेसिक्स प्लीज देख लेना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, है ना। पार्टिसिपल है, आप कह सकते हैं कि जो एक बार रेलेगेट कर दिया गया था, सो एआई जो कि एक बार रेलेगेट किया गया था, तो ये एआई है ना, ये आपका सब्जेक्ट है और इसको ही डिफाइन कर रहा है रेलेगेटेड। तो इसको रेलेगेट करने का मतलब है डाउनग्रेड करना, रेलम ऑफ स्पेक्यूलेटिव फिक्शन, तो स्पेक्यूलेटिव फिक्शन माना जाता था। नाउ परमिएट से, परमिएट करता है डिसीजन मेकिंग और फील्ड्स, आप कह सकते हो प्रेजेंट का टेंस चल रहा है, ज़्यादा देखने की नीड नहीं है अपने को। तो पास्ट परफेक्ट चल रहा है, आप कहोगे नहीं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो था ही नहीं कहीं पे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी नहीं था, तो सिंपल प्रेजेंट चल रहा है, ये करेक्ट आंसर है। एट द हार्ट ऑफ द डिबेट लाइज अ फंडामेंटल टेंशन बिटवीन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या पूछा है इसमें? अच्छा, इसमें बस ऑप्शन देख के हम समझ पाएंगे। इसमें पूछा है कि किस प्रकार का सेंटेंस है। देखो, सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक ही क्लॉज होती है। कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर एक मेन क्लॉज होती है प्लस में एक कोऑर्डिनेटिंग, मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ में क्लॉज होती है। कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसमें एक मेन क्लॉज होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिसमें मेन भी है, सबऑर्डिनेट भी है, कोऑर्डिनेट भी है ना। तो सेंटेंस तो देख लें एक बार, आंसर तो करना ही पड़ेगा। एट प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द हार्ट, ऑफ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द डिबेट, लाइज आपका बेसिकली क्या है, वर्ब है। आप कहोगे सब्जेक्ट तो आया नहीं, कोई बात नहीं भाई, सब्जेक्ट इसके आगे आएगा। प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, अ फंडामेंटल टेंशन, ये आपका सब्जेक्ट है, ध्यान रखेंगे, वर्ब के बाद आ रखा है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स बहुत कॉमन है इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच में, मैंने इस प्रकार के सारे स्ट्रक्चर्स आपको करा रखे होते हैं। इन्वर्जन चैप्टर आप देख लेना, वहाँ पे मैंने सब कराया हुआ है ये। ठीक है, बाकी सिलेक्शन सीरीज के अंदर भी इन्वर्जन में ये स्ट्रक्चर्स करा रखे हैं। ऐसा कोई पॉइंट नहीं ग्रामर का जो आपके भाई ने डिस्कस ना करा हो। भाई अगर आप ट्रस्ट करते हो ना, और अगर फ्री पढ़ना चाहते हो तो सिलेक्शन सीरीज से पढ़ लेना, और अगर आप खूब ढंग से ट्रस्ट करते हो मेरे पे तो इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच से भाई पढ़ लेना, आंख बंद करके भरोसा कर लेना, थारा भाई गलत ना करेगा आपके साथ, बस सिंपल बात। बहुत बढ़िया कंटेंट है, आंख बंद करके आप ट्रस्ट कर सकते हो भाई, आंख बंद करके ट्रस्ट। ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जो हमारे बैच में कवर ना हुआ हो। तो आ जाओ, तो लाइज आपकी वर्ब है, अ फंडामेंटल टेंशन, यानी आप यहां से कह सकते हो कि सर एक क्लॉज आ गई है आपकी, है ना। बिटवीन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, एंड से जोड़ा गया है। अगर एंड के पहले ऑब्जेक्ट है तो एंड के आगे या तो पूरी क्लॉज होगी, अगर एक ही ना होना तो ये भी क्या बनेगा, आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट है। कितनी क्लॉज है, एक। अगर एक ही क्लॉज हो ना, आंख बंद करके सिंपल सेंटेंस मार्क कर देना। सेंटेंस की लेंथ देख के डिसाइड नहीं करना है कि कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को देखना है, ब्रेक करना है, और वो की सिंपल काम है। देखो अगला, व्हाट डज द वर्ड प्रोलिफेरेट मोस्ट नियरली मीन्स एज यूज्ड इन द पैसेज। प्रोलिफेरेट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, या तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, नहीं पता है तो एक बार देख लेंगे कहाँ पे दे रखा था, आई गेस हमने पढ़ा भी था। एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज कंटिन्यू टू प्रोलिफेरेट अक्रॉस एवरी सेक्टर। अब प्रोलिफेरेट मान लो आपको नहीं पता है, इससे मोटा मोटा मीनिंग तो निकाल सकते हो, अच्छा फैल ही रही है, एआई क्या कर रही है, फैल रहा है, तो कुछ ऐसा ही मीनिंग आएगा। एक बार देखें, क्या डिक्लाइन हो रहा है, नहीं। क्या इंप्रूव हो रहा है स्टेडीली, या चेंज हो रहा है अनप्रडिक्टेबली, चेंज तो नहीं हो रहा है, आप ये कह सकते हैं स्प्रेड हो रहा है रैपिडली। इसमें डाउट आ सकता था, इसमें भी इवन डाउट आ सकता था, लेकिन स्प्रेड ये फैलने का सेंस ही होता है प्रोलिफेरेट आपका। देखो अगला, एल्गोरिदमिक डिस्क्रिमिनेशन मोस्ट लाइकली रेफर्स टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। एल्गोरिदमिक डिस्क्रिमिनेशन क्या है, कंप्यूटर्स करेक्टिंग ह्यूमन मिस्टेक्स, ये डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी ना है, डिस्क्रिमिनेशन एथिकल मुद्दे पे होगा कोई ना कोई।
एआई सिस्टम्स ट्रीटिंग इंडिविजुअल्स अनफेयरली, अगर किसी इंडिविजुअल को अनफेयरली ट्रीट किया जाए तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। बेस्ड ऑन बायस्ड प्रोग्रामिंग, अगर उसकी प्रोग्रामिंग जो है वही बायस्ड है तो वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, ये सही बात है। एआई सिस्टम्स अचीविंग परफेक्ट ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी होती तो डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं होगा। द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा विदाउट एरर्स, ये भी नहीं बनेगा। आप कहोगे सर ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, वैसे भी एआई वाले में ना सबसे लंबा वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होता है। अगर 5 सीरीज देखिए तो ये बात तो आपको याद होगी। पैसेज नंबर 8 है ना भाई? वही तो, इसके बाद भी हो रहा है। एक नंबर पीछे चल रहे हैं अपन। द नेचर ऑफ क्रिएटिव लेबर लाइज नॉट इन सिंपल मैन्युफैक्चरिंग बट इन ऑर्गेनिक एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन इंटरनेट इंटेंट, नॉट इंटरनेट, इंटेंट, इंटेंट। द नेचर ऑफ क्रिएटिव लेबर, ये जो क्रिएटिव लेबर का नेचर है ना, ये लाई करता है न सिर्फ सिंपल मैन्युफैक्चरिंग में बट इन द ऑर्गेनिक एक्सप्रेशन, ये जो ऑर्गेनिक एक्सप्रेशन है ह्यूमन इंटेंट का, उसमें लाई करता है। द आर्टिसन यानी जो आर्टिस्ट होते हैं, इन देयर एंगेजमेंट विथ मैटर, मैटर यानी कि जो भी सामान है, इनिशियली पोजिट्स दैट, वो शुरुआत में पोजिट करते हैं दैट द प्रोडक्ट इज अ डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ इंटरनल थॉट। हाउएवर, हालांकि बाद में पता चलता है थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ कॉमर्स दे रियलाइज दैट दिस प्रोडक्ट इज नॉट प्योरली पर्सनल बट इज अप्रोप्रिएटेड बाई एक्सटर्नल फोर्सेज। ऐसा होता है ना, ये कहना चाह रहा है, मैंने इतना पैसे पढ़ लिया, ये कहना चाह रहा है कि हमें ऐसा लगता है कि जो नेचर ऑफ क्रिएटिविटी है ना, क्रिएटिव लेबर, ये सिंपल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लाई करता है, बल्कि में ये तो ऑर्गेनिक एक्सप्रेशन होता है ह्यूमन इंटेंट का। जैसे जैसे मान लीजिए मेरे को कोई बैच निकालना है, बैच में हमने कुछ नया ट्राई किया। जैसे मैं मैथ्स पढ़ाना मैंने स्टार्ट करा, मैथ्स में मेरे तरीके आप लोगों को इतने पसंद आ रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से सर पढ़ाते हो, ज़बरदस्त। क्या ये सारी की सारी मैं ही क्रेडिट ले लूँ क्रिएटिविटी का? नहीं। कहीं ना कहीं कोई भी अगर अच्छी चीज़ बनती है ना, तो उसके पीछे डिमांड एक कारण होती है। तो यही यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है ना, वो प्योरली पर्सनल नहीं होता है। ये जो एक्सटर्नल फोर्सेज है ना, उनके द्वारा अप्रोप्रिएटेड होता है, उनके द्वारा बेसिकली वो डिमांड किया गया होता है, उनके द्वारा वो आस्क्ड होता है, उनके द्वारा उससे बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड होता है, आप ये कह सकते हैं। लास्ट लाइन भी देख लेंगे भाई एक बारी, क्या कह रहा है हमसे। मीन वाइल से शुरू हो रही है ना लास्ट लाइन। मीन वाइल द वर्कर, जो वर्कर होता है, थ्रू कलेक्टिव स्ट्रगल के थ्रू एंड रियलाइजेशन के थ्रू अटेन्स, वह अटेन करता है अ हाइटन्ड क्लास कॉन्शियसनेस, एक हाइटन्ड यानी कि बढ़ी हुई क्लास कॉन्शियसनेस हासिल करता है। प्रूविंग दैट, वह यह प्रूव करता है डिग्निटी इज नॉट ग्रांटेड बाय एम्प्लॉयमेंट, डिग्निटी जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट से नहीं आती है, बट रिक्लेम्ड थ्रू सॉलिडेरिटी एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और सॉलिडेरिटी के थ्रू रिक्लेम करी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट आइडेंटिफाइज द ग्रामेटिकल रोल ऑफ द फ्रेज इन देयर एंगेजमेंट विथ मैटर। द आर्टिसन, कौन से आर्टिसन, आर्टिसन क्या करते हुए, इन देयर एंगेजमेंट विद द मैटर, विथ मैटर, मैटर के में एंगेजमेंट के साथ। तो आर्टिसन को डिफाइन कर रहे हैं, आर्टिसन तो एक नाउन है, नाउन को डिफाइन करने वाला क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव मॉडिफाइंग आर्टिसन कह सकते हैं। एडवर्बियल तो नहीं होगा क्योंकि पोजिट्स तो आपकी वर्ब है, आगे जाके आ रखिए। नाउन फ्रेज फंक्शनिंग एज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो आर्टिसन है। अपोजिटिव एक्सप्लेनिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो कहाँ जाके है, आप कहोगे प्रोडक्ट तो ये रहा, प्रोडक्ट को तो एक्सप्लेन कर ही नहीं रहा, आप कहोगे गलत है। तो एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा। अगला फ्रेज वगैरह सब पढ़ा रखे मैंने बेसिक्स में। इन द क्लॉज स्ट्राइविंग टू सिक्योर सर्वाइवल, व्हाट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज स्ट्राइविंग, स्ट्राइविंग का मतलब होता है, मतलब किस स्ट्रक्चर का पार्ट है स्ट्राइविंग। तो आपका क्या है, क्या रिलेटिव क्लॉज है, यार ये तो क्लॉज हो ही नहीं सकता, ये तो एक फ्रेज मतलब वर्ड है, ये तो पार्टिसिपल फ्रेज बन सकता है, फ्रेज तो फिर भी कह सकते हो। अब पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं, फाइनाइट वर्ब बिल्कुल नहीं, आप कहोगे सर ये तो पार्टिसिपल है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल के तरीके से आती है। व्हाट इज द बेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड डिसॉल्व्ड, डिसॉल्व्ड का मतलब क्या, मिल गई, घुल मिल जाना। इन द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं भाई, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पूछा है तो द इंट्रिंसिक बॉन्ड बिटवीन क्रिएटर एंड क्रिएशन इज दस डिसॉल्व्ड इन द मार्केट प्लेस, वो मार्केट प्लेस में बेसिकली डिसॉल्व हो गया है, यानी कि एक तरीके से ना टूट गया है कहीं ना कहीं। ऐसा ही तो सेंस आ रहा था ना कि जो बॉन्ड है, इंट्रिंसिक बॉन्ड जो होता है क्रिएटर और क्रिएशन के बीच में, वो है नहीं, मार्केट प्लेस की वजह से बॉन्ड आ रहा है कहीं ना कहीं। तो मेल्टेड केमिकली, केमिकल जैसी तो कोई बात ही नहीं हुई है इसमें। स्ट्रेंथन बिल्कुल नहीं हुआ, एक्सप्लेन नहीं हुआ, यानी कि वो डिसइंटीग्रेट हुआ या फिर ब्रोकन हुआ है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। इन द पैसेज व्हाट डज अप्रोप्रिएटेड मोस्ट क्लोजली मीन इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में यही था ना, इट रियलाइजेस दिस प्रोडक्ट इज नॉट प्योरली पर्सनल बट इज अप्रोप्रिएटेड बाई, appreciated, given away freely,
डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली नहीं, आप कह सकते हैं सीज कर लिया गया है उसको, कहीं ना कहीं जो मार्केट फोर्स है ना उनके द्वारा सीज कर लिया गया, उसके द्वारा बेसिकली इन्फ्लुएंस करा जा रहा है। आपको यही करेक्ट आंसर बनेगा। अब भाई ये लास्ट एक पैसेज हो रहा है, एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट कि ये छोटा सा पैसेज है, बहुत छोटा सा, इसको आप अपने आप से एक बार देख लेना। इस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लेना। अच्छा, इसके बाद में एक पैसेज और भी है, इन दोनों पैसेज को आप देख लेना। मैंने कई सारे पैसेज करा दिए हैं। बाकी भाई थोड़ा सा आज थकान ज़्यादा है, वीडियो में बार बार माटक भी रहा हूँ, थोड़ा सा बहुत थका हुआ हूँ, सर बहुत भारी हो रहा है, चाय भी पी ली उससे भी बहुत रिलैक्स फील नहीं हो रहा है। तो अपन ना आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी और ज़्यादा प्रैक्टिस अगली अगली जो भी क्लास होगी ना, नेक्स्ट क्लास, उसमें हम और भी ज़्यादा क्वेश्चंस ऐड करेंगे और भी ज़्यादा चीज़ें ऐड करके लाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।